मौलिक अधिकारों में अभिव्यक्ति की आजादी तो हमें मिली, पर धारा 153A भी रही। इसके बाद समिति में जोरदार वाद विवाद हथियार रखने के अधिकार को लेकर भी हुआ। मेरा विचार है कि हर नागरिक को हथियार रखने की स्वतंत्रता हो, और मेरा सुझाव है कि इस संशोधन को क्लॉज 10 में जोड़ दिया जाना चाहिए। Would it be wise to have such a law? And in such a form? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कहना है कि हर नागरिक को हथियार रखने का हक होना ही चाहिए। फिर क्यों ना हम इसे मूल अधिकारों का एक हिस्सा बना लें? But to allow such a thing in the present state of our society will be a dangerous thing. The Arms Act has to be a central subject. I think this point is of some substance. There are two questions. One, whether every citizen should have the right to bear arms. And two, whether we need a uniform law throughout the Union. You cannot allow different units to make different laws with regards to bearing of arms. That would undoubtedly lead to complete anarchy, and it would cut at the very root of the security of the Union. But defense is a union subject. किसी के हथियार रखने का देश की रक्षा से क्या लेना देना है? मेरा जाती ख्याल है कि शिकार को छोड़कर बाकी किसी भी वजह से लोगों के हाथ में हथियार देने से बिला वजह जान माल का खतरा बढ़ेगा ही, और हमें इसे अलाउ नहीं करना चाहिए। यहाँ शायद मेरी आवाज़ अकेली पड़ जाए, पर मेरे मन में जिस अहिंसक सरकार और समाज का तस्वुर है, उसके लिए हथियार को ताक पे रखना ज़रूरी है। एंड आई वुड लाइक माई व्यू टू बी रिकॉर्डेड हियर। सोचने की बात है कि अगर अमेरिका की तरह हमें भी हथियार रखने का अधिकार मिल जाता तो हिंसा का बवंडर कहां पहुंच गया होता। पर नागरिकों के मूल अधिकारों को लेकर अभी बहुत सी बातों के बारे में सोचना था। विडंबना ये थी कि फंडामेंटल राइट्स तय करने वाली समिति को ही ये भी तय करना था कि कब ये मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकार नहीं रह जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर की दलील थी कि कभी कभी आपातकाल या इमरजेंसी में जब खुद राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में हो तो संघ को पहले खुद को बचाना होगा, ना कि किसी नागरिक के अधिकार को। In the provision dealing with grave emergency, we have stated that all these fundamental rights are liable to be suspended whenever, in the view of the Union, it is necessary to declare an emergency. दुनिया के कई संविधानों में मौलिक अधिकारों के चलते आप नागरिक को गिरफ्तार कर ही नहीं सकते, पर हमने इसे अपने संविधान से हटा दिया है ताकि आने वाली सरकारों को हम ऐसी किसी भी बेड़ी में ना जकड़ें। हाँ, पर सही कानूनी कार्रवाई का प्रावधान हमने हर हाल में रखा है। जरूरी सवाल यह है कि क्या लेजिस्लेचर के पास यह विशेषाधिकार होगा कि अगर वो चाहे किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए ही कैद में रख सकते हैं? ऐसा कोई अधिकार हम नहीं देने जा रहे हैं जिसके चलते सरकार बिना कानून और अदालत के सामने जाने का हक दिए किसी को भी गिरफ्तार कर ले। छोटी बड़ी कोई बात संविधान बनाने वालों की नजरों से छूटी नहीं थी। जैसे शादी ब्याह को लेकर उस समय चले आ रहे कानून को चुनौती दे डाली श्रीमती हंसा मेहता और राजकुमारी अमृत कौर ने। शादी औरत और मर्द दोनों की हामी से हो और वैवाहिक जीवन में दोनों का समान हक और बराबर की मर्जी हो। ये नुक्ता फंडामेंटल राइट्स में आना चाहिए। आना तो चाहिए, पर मर्द मानेंगे कहाँ? गांधी जी ने तो अपनी प्रार्थना सभा में ये तक कहा था कि मुख्तलिफ मज़हबों और फ़िरक़ों के लोगों के बीच शादियाँ होना अच्छा ही नहीं, ज़रूरी भी है। और मैं कहता हूँ कि पति और पत्नी अपने अपने धर्म को ना छोड़ें। पर 1872 के स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ऐसी शादियों की मनाही है। अगर दो अलग धर्म के लोग आपस में शादी करें तो दोनों में से कोई एक अपना धर्म बदले, या फिर दोनों ये हलफ उठाएं कि दोनों नास्तिक हैं। मेरी एक सहेली को तो अपना धर्म बचाने के लिए स्विट्जरलैंड जाकर के शादी करनी पड़ी। अब ये बताइए कितने लोग इस बात को अफोर्ड कर सकते हैं?
मेरे ख्याल से स्विट्ज़रलैंड की तरह हमें भी अपने आइन में ये बात कह देनी चाहिए कि धर्म दो लोगों की शादी के बीच किसी तरह का अड़ंगा नहीं डाल सकता। बिल्कुल। और अगर ये बात संविधान में शामिल हो गई तो अब तक चला आ रहा ये पुराना कानून असंवैधानिक अल्ट्रावायरस करार दे दिया जाएगा। मैं कमेटी को फौरन एक चिट्ठी लिख देती हूँ, फिर देखते हैं तुम्हारे और मेरे अलावा कौन इस मामले में हमारा साथ देता है। मर्द तो शायद ही कोई साथ दे हमारा। कम से कम एक मर्द ने तो साथ दिया इन दो औरतों का, श्री M.R. मसानी ने। फिर भी शादी का मसला बुनियादी हक में शामिल नहीं किया जा सका। यूं मूल अधिकारों पर समिति की कई बैठकों के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सदन को एक पत्र लिखा और बताया कि कैसे समिति ने बुनियादी हकों को दो हिस्सों में बांटा है। The committee has recommended that the list of fundamental rights should be in two parts. The first part, consisting of rights enforceable by legal processes, and the second part, consisting of directive principles and social policy, which though not enforceable in courts of law are nevertheless to be regarded as fundamental in the governance of the country. The justiciable fundamental rights include rights of equality, freedom, relating to religion, culture and educational rights, and miscellaneous rights which include property and the right to constitutional remedies. 21 अप्रैल सन 47 के दिन फंडामेंटल राइट्स कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट सरदार पटेल ने सदन के पटल पर रखी। कमेटी में इस विषय को लेकर दो तरह के मत थे। एक ये राय थी कि नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देने चाहिए, जिनकी बिना पे वे सीधी तरह अदालत में जाकर अपने हक सिद्ध करवा सके। और दूसरी ओर ये राय थी कि बहुत ही कम मगर अहम मूल अधिकारों तक फंडामेंटल राइट्स को सीमित रखना ही उचित होगा। वो तीसरा मत जो हमारी कमेटी में पाया ही नहीं गया, वो ये रहता कि आज़ाद हिंदुस्तान में न पुलिस की दरकार है न जेल की। प्रेस डंडा और बंदूक को पूरी तरह छूट रहे, हर एक को जो मर्जी में आए वो करने की संपूर्ण आज़ादी मिलनी चाहिए। सरदार पटेल को उम्मीद थी कि मौलिक अधिकारों जैसी मूल चीज पर तो बहुत से संशोधन नहीं ही आएंगे, पर 150 से भी ज्यादा लोग कुछ ना कुछ बदलना चाहते थे या नई बातें जोड़ना चाहते थे फंडामेंटल राइट्स में। Sir, I do not understand why economic fundamental rights should not be included in these justiciable rights. Economic rights are essential while framing a country's constitution, and they must also be made justiciable. I do not understand why mines, key industries, and basic industries should not be nationalized. Sir, I hope the House will consider my suggestion seriously. शब्द अछूत और अस्पृश्यता की परिभाषा को लेकर तो कई आवाजें उठीं। Sir, the word untouchability requires clarification. Sometimes it means not being allowed to drink a glass of water. Other times, it relates to denial of admission of Harijans into temples or intercaste dining, intercaste marriage.
Mahatma Gandhi has used the word untouchability in various ways on different occasions with different meanings. But, sir, untouchability is merely a symptom, the root cause of which is the caste distinction. And unless caste distinction is removed, untouchability in some form is bound to exist. In an independent India, everyone must enjoy equal social conditions. I take it that the legislators will define the word untouchability so that the courts might prescribe proper punishment. सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ और अनुच्छेदों को स्पष्ट करने फिर खड़े हुए। Sir, I beg to move that 1. The state shall not discriminate against any citizen on grounds of religion, race, caste, or sex. 2. There should be no discrimination against any citizen on any ground of religion, race, caste, or sex in regard to A. Access to trading establishments, including public restaurants and hotels. B. The use of wells, tanks, roads, and places of public resort, maintained wholly or partly out of public funds, or dedicated to the use of the general public. Sir, the following word should be inserted after sex: or of dress worn of any nationality. It seems a laughing matter, but even today, on the threshold of independence, there are hotels which do not welcome people dressed in Indian style. Sir, I move that the words schools, hostels, temples, or places of worship should be included. Although some schools are thrown open to Harijans in the villages, they are not allowed to sit along with caste Hindu students. They are asked to sit on the floor or at some distance. As regards temples, untouchables are made to worship God only from a distance and not from within the temple itself. I think untouchability is the sole cause of this. It is suggested that it would be sufficient if you put one clause as follows: the state shall not permit any discrimination on ground of religion, etc. Put like that, it will cover all cases of private institutions as well as state institutions. 150 में से कई लोगों ने अपने अमेंडमेंट्स वापस भी ले लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो मूल अधिकारों के इस प्रस्ताव से बिल्कुल सहमत नहीं थे। सोशलिस्ट नेता सोमनाथ लाहिरी भी उन्हीं में से एक थे। I am constrained to say that these are fundamental rights from a police constable's point of view and not from the point of view of a free and fighting nation. Does Sardar Patel want even more power than the British government? An alien government, an autocratic government which is against the people and needs to protect itself? Certainly not. Here, according to Sardar Patel, a seditious speech is a punishable crime. If I say at any time in the future, or the Socialist Party says that the government in power is despicable, Sardar Patel, if he is in power at that time, will be able to put Socialist Party people and myself in jail. Shri Rajgopalachari wants to go even further. Sardar Patel would punish us if we make a speech, but Rajaji would punish us even before we have made a speech. He wants to prevent the making of speech itself if, in his wisdom, he thinks that the fellow is going to make a seditious speech. That is not the basis of democracy. Sir, I want to ask,
where does the policeman come in? We have had such a bitter experience of policemen in our country that the authors of this document have had to formulate these clauses in such a way so as to have the least possible interference of policemen. Sir, these provisions are intended to see that those people who believe in liberalism at one end and communism at the other will not be able to take advantage of these rights to pave way for totalitarianism. Several states of Europe between the two wars took advantage of fundamental rights to the extent that they came to power and paved way for Nazism on one hand and communism on the other. We have to safeguard ourselves against such a menace. कांग्रेस की बहुमत के बावजूद सरदार पटेल ने अपने मुखालिफ सोमनाथ लाहिरी के संशोधन को माना और राजद्रोह यानी सेडिशियस शब्द को प्रस्ताव से हटा दिया. My amendment that the word seditious be deleted has been agreed to by the mover of the resolution. I am especially glad that the Congress party members did not take the advice of Professor Ranga, who thought that democracy and liberty are harmful to India because democracy and liberty are supposed by him to have helped the Nazis to come to power in Germany. Anybody who knows a little history knows that Nazism is not the result of having too much democracy. Nazism came to power in Germany because the rights and liberties that were given under Weimar Constitution were challenged by force by the capitalist classes in Germany with the help of Hitler's Nazi gangsters. ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि हम अपने संविधान और मूल अधिकारों को तब तक तय न करें जब तक वजूद में आने वाले मुल्क पाकिस्तान का संविधान नहीं बन जाता. सर, जहां तक माइनॉरिटीज के अधिकार की गारंटी का सवाल है, इस मुद्दे को आने वाली सरकारों पे छोड़ देना चाहिए. यहां के लोग शायद ये देखना चाहेंगे कि पाकिस्तान में बसने वाली माइनॉरिटीज के साथ क्या होने वाला है. इसलिए यह मसला फिलहाल इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है. मैं कहता हूं कि इस समस्या को ऐसे ही हवा में लटके रहने दें तो बेहतर होगा, जब तक कि हमें पता ना चले कि आइंदा के विभाजित हिंदुस्तान की शक्ल क्या होगी और उन इकाइयों में माइनॉरिटीज को लेकर क्या बर्ताव होने वाला है. Mr. President, sir, I am surprised at this statement of Mr. Tyagi. Rights of minorities should be absolute rights. They should not be subject to any consideration as to what another party may like to do to minorities within its jurisdiction. No matter what others do, I think we ought to do what is right in our own judgment. And personally, I think that the rights which are indicated are rights which every minority, irrespective of any other consideration, is entitled to claim. The first right that we have given is the right to use their language, their script, and their culture. We have stated that there shall be no discrimination in the matter of admission into state educational institutions. And no minority shall be precluded from establishing any educational institution. And the state shall not discriminate in giving grants. I cannot understand how there can be any objection to these rights. लोग कहते हैं कि महावीर त्यागी डॉक्टर अंबेडकर को एक गैर राजनीतिक वकील भर मानते थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत दूर था और कभी जेल तक नहीं गया था. मगर डॉक्टर अंबेडकर की राजनीतिक सूझ और संवैधानिक सोच कितनी दूरदर्शी थी, ये समझने के लिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज के छात्रों को दिया उनका एक संबोधन ही काफी है. The idea of making a gift of fundamental rights to every individual is no doubt very laudable. The question is how to make them effective. The prevalent view is that once the rights are enacted in law, then they are safeguarded. As experience proves,
rights are protected not by law, but by the social and moral conscience of the society. If the fundamental rights are opposed by the community, no law, no parliament, no judiciary can guarantee them in the real sense of the word. What is the use of fundamental rights to the untouchables in India? As the British political thinker Edmund Burke said, there is no method found for punishing the multitude. Law can punish a single solitary recalcitrant criminal. It can never operate against the whole body of people who choose to defy it. Social conscience is the only safeguard of all rights, fundamental or non-fundamental.